नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज फिर से हम लोग एक एक्सपीरियंस वीडियो शेयर कर रहे हैं। और इस स्टूडेंट के एक्सपीरियंस अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं अपने पास उनसे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो जो लोग भी इसकी स्टोरी से रिलेट करने वाले होंगे उनको काफ़ी मजा आने वाला है आज। तो आज हमारा स्टूडेंट है अरमान। अरमान, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, this is Arman Yadav. I'm from Mahendragarh, Haryana, and I'm sponsored by MSc. IMUCT रैंक कितना है तेरा? My MUCT rank 4953. अरमान, तेरी जो स्टोरी है ना वो बाकी लोगों से थोड़ी सी अलग है। Yes sir. तूने ड्रॉप लिया है? नहीं सर, कोई नहीं लिया। इसी साल 12th किया? इसी साल 12th किया। इसी साल 12th किया तो तेरा पीसीएम कितना आया? सर 80.3 PCM है। बोर्ड कौन सा था? CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड था, 80.3 पीसीएम था। अब एवरेज की कैटेगरी में मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ। और इसी साल आने के बाद तूने मतलब 83.3 आने के बाद तूने इसी साल प्रिपरेशन किया, IMUCT भी क्रैक किया और कंपनी भी क्रैक कर ली, स्पॉन्सरशिप भी क्रैक कर ली। ये कैसे? बहुत लोग 1 साल लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं, 3 साल लगाते हैं। तुझे IMUCT के बारे में सब पहले से ही पता था? सब पहले से पता था सर, ये क्योंकि हमारी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी मर्चेंट नेवी या फिर इंडियन नेवी में है, कनेक्टेड है। सभी सीफेयरर्स है। और लास्ट ईयर मेरा भाई भी लाइफ एक्स करियर से ही उसी वो भी रैपिड बैच में आया था, जैसे मैं IRP में आया था, तो वो भी 12th करके आया था और MSc की ही स्पॉन्सरशिप उसने। क्या नाम है उसका? यशपाल यादव नाम है। यशपाल यादव, हाँ लास्ट टाइम पे आया था यशपाल यादव और काफी अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था, फटाफट उसने अपना काम किया था। यस सर। ठीक है, तो मतलब उससे भी तुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा? हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, और कौन कौन है फैमिली में, कौन कौन सी कंपनी में है? पापा सर मेरे सर पोस्ट ऑफशोर में है, वो ऑफशोर फील्ड में है। और सर मेरे जैसे मैंने बताया मेरे मामा का लड़का यशपाल है। और मेरे ताऊ के 2 लड़के हैं सर, वो भी दोनों ही वी शिप्स के अंदर है वो भी। अच्छा, 2 साल पहले उनका हुआ था, 1 साल पहले मेरे भाई का, एक अभी मेरा हुआ है। हाँ, तो मतलब ये आइडिया तुझे पहले से ही था कि IMUCT क्या होता है, स्पॉन्सरशिप क्या होती है, जिसकी वजह से तेरा काफी सारा समय बच गया। हाँ सर। ठीक है, तो IMUCT की प्रिपरेशन तुमने कहाँ से करनी, मतलब कब से करनी शुरू कर दी थी? सर IMUCT की प्रिपरेशन मैंने सर यहाँ आने के बाद ही, जैसे अभी तक 12th तक जब तक एग्जाम थे तब तक तो मैं बताऊँ मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मतलब अलग से IMUCT की प्रिपरेशन करनी है। मेरे को पता था NCERT से आता है 11th 12th का जो भी है। तो मैंने स्टार्टिंग से जब मैं 11th 12th में था तो तभी से मैंने थोड़ा अपना NCERT फोकस किया, बेसिक्स क्लियर रखे अपने स्टार्टिंग से उसके बाद 12th के जैसे मैंने एग्जाम दिए, मेरे 20 मार्च को मेरा एग्जाम था, तो अगले ही दिन मैं 21 को यहाँ पे आ गया था। अपनी क्लासेस 15th को स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन मेरे 20 तक पेपर थे, तो 21st को मैं यहाँ पे आ गया था और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सर। ठीक है, देखो ये तो खैर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं ना जो 1 साल बर्बाद करते हैं, 2 साल बर्बाद करते हैं, अगर आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया हो तो आपका काफ़ी सारा टाइम बच सकता है। और काफ़ी सारा टाइम मतलब मनी, जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट वाली मास्टर क्लास अटेंड करी होगी उन सबको पता होगा कि टाइम मतलब मनी। ठीक है, दूसरी बात ये भी थी कि ये एक एज मिली कि घर में कुछ लोग मर्चेंट नेवी में ऑलरेडी हैं, तो मर्चेंट नेवी की इंफॉर्मेशन अपने पास ऑलरेडी है। ठीक है, तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि NCERT पूरी तरीके से कंप्लीट करके रखी हुई थी, बोर्ड में PCM अच्छा था जिसका तुम्हें मेरे ख्याल से काफी एज मिला होगा यहाँ पे आने का। अच्छा, अब एक और चीज है, अब जैसे तुम रैपिड प्रेप में है, रैपिड प्रेप में तो क्या था कि बहुत फास्ट सिलेबस चल रहा था। यस सर। सुबह से लेकर के शाम तक क्लासेस चल रही थी, काफी सारे लोग दुखी हो चुके थे। बिल्कुल हो चुके थे, है ना, बहुत सारे लोग दुखी थे कि इतनी क्लासेस चल रही है, हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑनेस्टली बता। सर वो क्लासेस जो चल रही थी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन सर काफी बच्चे सोचते थे कि हम खुद से ही पढ़ लेंगे, खुद से ही क्लास में बैठ के, क्या खुद से ही क्लास में बैठ के खुद से पढ़ना, तो अपने घर पढ़े हो। हाँ, तो बिल्कुल क्लासेस चल रही थी, तो उससे एक रिवीजन हो रहा था हमारा साथ साथ। जो बच्चा पढ़ के आ रहा है पहले से, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा था उसके लिए तो बिल्कुल बैकलॉग था। वो कैसे IRP उनके लिए है भी नहीं, रैपिड रिवीजन था सर, तो पहले से बंदा पढ़ के आ रहा है तो उसके लिए वो बैच सही है। हाँ, जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ करके आया है, 12th अच्छी प्रिपरेशन करके आया है और जिसको बस ब्रश अप करना है वो रैपिड प्रेप में आ सकता है। जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है वो 1 ईयर वाले में जाएगा। हाँ सर, अभी स्टार्ट हो रखे हैं, जो अभी स्टार्ट हो रखे हैं, तो खैर स्टोरी तो खैर वो सेम ही है। ओके, अब जैसे तुम यहाँ पे आए तो उस ड्यूरेशन में वो 2-3 महीने का जो ड्यूरेशन था, वैसे कम ही था, 2-2.5 महीने का ड्यूरेशन था, उसमें बड़े मैंने एक्सपीरियंसेस देखे। कुछ बच्चे, अपने ही बच्चे यूट्यूब पे उल्टे सीधे कमेंट डाल रहे थे। हाँ सर, मैंने देखा था। मैं किसी का नाम अभी तो नहीं लूंगा,
हालांकि बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि किसी ने ये काम Controversial हो किया था। ना कंट्रोवर्शियल तो खैर क्या ही है, पर बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ सर मैंने ही किया था ये काम। हो भी जाता है यार, देखो कई बार क्या होता है कि जो बच्चा मतलब इतने ऐसे माहौल में ना पला बड़ा हो, जो 8-8 घंटे की क्लास चल रही है और उसके बाद फिर थोड़ा डांट पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट एनी हाउ, हॉस्टल का एक्सपीरियंस तेरा कैसा रहा? कुलदीप सर बोल रहे थे ना हॉस्टल का एक्सपीरियंस बताना, कैसा रहा तेरा हाँ हॉस्टल? सर, हॉस्टल का एक्सपीरियंस अच्छा था सर। यहाँ पे जैसे आके नए लोग मिले, नए दोस्त बने, काफी सही रहता है। जो बंदा यहाँ पे आता है उसको अलग अलग पढ़ने, जैसे किसी को कोई कंपनी का है, स्पॉन्सरशिप के कुछ काम चाहिए या फिर उसका मटेरियल चाहिए, तो इजीली अवेलेबल हो जाता है सर। बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट बढ़िया करते हैं। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हॉस्टल में जब आप रहते हो तो जनरली क्या होता है कि किस कंपनी का फॉर्म निकला है, फटाफट पता लगता रहता है जाएगा, फॉर्म कैसे फिलअप किए जा रहे हैं ये पता लग जाएगा, कौन से पेपर में क्या आया था ये पता लग जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद पता लग जाती हैं। ठीक है, जो बीच में 2-2.5 महीने के अंदर ही, क्योंकि एकदम से सिलेबस पड़ा होगा सिर पे, यस सर। एक तो एक फेज हमेशा आता है, जो मेरा आइडिया है आरपी वाले बच्चों में, मतलब रैपिड प्रेप में हमेशा एक फेज आता है जहाँ पे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, डिप्रेशन वाला बीच में सर मेरे को भी लगा था एकदम से, जैसे एक महीना हो गया था, तो वही मैं क्लास में जो चल रहा था वो धीरे धीरे पढ़ रहा था। फिर एकदम से मैंने रियलाइज किया कि सिलेबस बहुत ज्यादा बाकी है, और फिर लास्ट में आके कंपनीज का प्रेप करना है, इंटरव्यू का। तो मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे 11 चल रही थी, तो मैंने साथ साथ, जैसे मेरा मैथ्स और सर केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग था स्टार्टिंग से ही, तो मैंने अपना मैथ्स और केमिस्ट्री 12th का देख लिया, स्टार्ट कर दिया। फिजिक्स में मैं थोड़ा सर वीक रहता था, तो सर क्लास में जैसे रेगुलर चला रहे थे, फिजिक्स में वैसे ही पढ़ रहा था। अच्छा, पर वो डिप्रेशन वाला फेज आया था? डिप्रेशन वाला फेज आया था सर, एकदम से मैं सोचा इतना नहीं हो पाएगा। बीच में लगा सर कि मैं कह के घर वालों को कहूँ कि नहीं हो पा रहा है, एक साल में लग रहा था कि पूरा साल देना पड़ेगा। अब एकदम से 11th पढ़ी नहीं थी, एक साल से बिल्कुल टच में नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था नहीं हो पाएगा एकदम से। पर यहाँ पे एक बार मैं आपके पास भी आया था, नहीं सर कैसे क्या करूं, नहीं हो पा रहा है, तो आप बताया कि आपने धीरे धीरे सब हो जाएगा, जो कंटिन्यू क्लास में चल रहा है वैसे करते जाओ और धीरे धीरे सब हो जाएगा। देखो, जब तुमने एग्जाम दिया होगा तो शायद ये बात तुम्हें समझ में भी आई होगी कि ये रियलिटी थी। यस सर। क्योंकि एग्जाम में हमें 200 के 200 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। यस सर। तुमने कितने अटेम्प्ट किए? 120 अटेम्प्ट किए थे। 120 अटेम्प्ट किए थे। 120 अटेम्प्ट किए थे, 4000 समथिंग रैंक है। यस सर। करीब करीब तुम्हें क्या लग रहा है कितने गलत रहे होंगे? सर गलत सर मेरे होंगे सर 20 के आसपास, ये 20 या 15, कुछ 15-20 कुछ गलत रहे होंगे सर। मैं 30 मान के चल रहा हूँ कि गलत रहे होंगे। मतलब सर इंग्लिश में मैंने 38 अटेम्प्ट किए थे। 38 अटेम्प्ट इंग्लिश में सर मेरा सही दिमाग चला था, स्टार्टिंग से ही मैंने पहली जो सब्जेक्ट देखा तो इंग्लिश से किया था, उसमें सही दिमाग चला था, 38 अटेम्प्ट हो गए थे। फिर भी अगर हम 30 भी गलत मान करके चल लें तो भी कितने तेरे 80s में मार्क्स होंगे। 80s में मार्क्स का मतलब 4000 रैंक आ रही, ठीक है, मतलब ये दैट इज नॉट अ बैड थिंग, दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। तो जो बच्चे मतलब ये चीज देख करके चल रहे हैं ना कि कितने नंबर पे कितनी रैंक आती है, उनको एक आइडिया मिल गया कि अगर आप, और हमेशा 200 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। जब तुमने वहां जाकर के देखा, वहाँ काफी बंदे सर, कई एक लड़का मेरे जो बिल्कुल पीछे बैठा था, उसने पूरे 200 अटेम्प्ट कर रखे थे। मेरे देखा एकदम पेपर होने के बाद कि भाई कितने क्या किए, 200 अटेम्प्ट। तब तो मैं एकदम से डिप्रेशन में आ गया था कि कोई 200 कर रहा है, 170 कर रहा है, 180 करके आ रहा है, फिर तो हम तो 120 तो बहुत कम करके आए, इसमें भी गलत हो जाएंगे हमारे। लेकिन जब रिजल्ट आया होगा तो कहानी उल्टी मिली होगी। बहुत सही मिली सर। कई बच्चे मेरे से भी काफी ज्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे थे, उनकी 8-8 9-9 रैंक आई है और तेरी 4000 रैंक आई है। देखो हमेशा होता क्या ना, रियलिटी हमेशा इसी में, मतलब आपका माइंडसेट और आपके कंसेप्ट जितने स्ट्रांग होते हैं ना, उस पे ही रियलिटी डिपेंड करती है। जरूरी नहीं होता कि हम 200 में से 200 करके आए और तभी हमारी रैंक अच्छी आएगी। तो ये तो खैर एक बहुत ही अच्छी। और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था, मतलब ड्यूरिंग एग्जाम तुमने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? सर एग्जाम में मैंने कुछ थोड़ी सी गलती करी थी सर, मैथ्स के में। मैं इंटीग्रेशन आए थे 7-8 क्वेश्चन, मैं ज्यादा टाइम दे गया इंटीग्रेशन को। वो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, पर मेरा ऐसा था कि मैथ्स आती है बढ़िया, तो बड़े क्वेश्चन हो छोटे क्वेश्चन हो, मेरा ऐसा था कि सब आता है तो स्टार्टिंग से ही लगता हूँ मैं। तो मेरे सेट में स्टार्टिंग में मतलब 1-2 क्वेश्चन छोड़ के इंटीग्रेशन थे, तो उसमें मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हो गया सर। फिर उसके बाद केमिस्ट्री बची थी। केमिस्ट्री का ऐसा था कि मैं 10 मिनट भी लगाऊंगा तो मैं कर दूंगा केमिस्ट्री। मैंने कोई 10 मिनट बची लास्ट की, 15 अटेम्प्ट किए थे केमिस्ट्री में, 15 के 15 सही है मेरे। बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी चीज केमिस्ट्री। और लेकिन इसमें एक चीज सीखने वाली है जो तूने मैथ में की।
सर मैं थोड़ा ईगो पे ले गया आपने कि मैथ्स और केमिस्ट्री तो मैं हो ही जाएगी, लास्ट में करी अब मेरे ख्याल से मैंने ये चीज समझाई थी क्लास में कि ईगो पे मत लेकर के जाना है, नहीं हो, क्योंकि अगर आप ईगो पे लेकर के जाओगे तो बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपने एक क्वेश्चन पे 2-3 मिनट भी लगा दिए तो फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 30 सेकंड वाले होते हैं। यस सर। तो तुम शायद कुछ और ज्यादा सर क्वेश्चन, वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाया सर, फिर मैंने देखा ही नहीं को लास्ट की। ये जनरली ये एक बहुत जनरल प्रॉब्लम है यार, इसके ऊपर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ईगो पे क्वेश्चन मत लेकर के जाओ, ठीक है, कि मेरा ये वाला सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या ये मेरा ये वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो मैं तो सारे क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा। ये मैंने भी किया था, कैट का एग्जाम देने गया था तब मैंने भी किया था बहुत पहले, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि एज अ स्टूडेंट हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तभी सर मैथ के 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए सर टोटली। तो वो तब वो ऐसा होगा कि क्योंकि मैंने इंग्लिश और एप्टीट्यूड में कर चुका था पहले, 38 इंग्लिश में और कुछ 35 मैंने एप्टीट्यूड में अगर तो attempt पूरा कर दिया। पेपर मैथ का गो थ्रू करता तो मेरे ख्याल से 15-20 तो तब भी अटेम्प्ट कर लेता, क्योंकि आसान क्वेश्चन। हाँ सर, पूरा अगर देखता मैं पहले और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करता तब तो हो जाते सर 15-20। ठीक है ठीक है ठीक है। और स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन का क्या एक्सपीरियंस रहा है? स्पॉन्सरशिप सर स्टार्टिंग में तो जैसे मेरे को रिजेक्शन मिले थे। एमएससी का भी तब मैं इंटरव्यू दे के आया था, तो इंटरव्यूअर ने मेरे को कहा था अगली साल दोबारा ट्राई करना। मैंने आके आपको बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो बोला कि कई पॉइंट्स पे वो एकदम से अड़ गया मेरे साथ, तुम चेंज कर जाओगे, ये करोगे। मेरे को जाते वक्त उसने कहा था कि नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई करना। अब तो एमएससी तो सर मैं छोड़ के बैठा था, इसमें नहीं होगा। फिर मेरा ग्रेड का इंटरव्यू था और इंटरव्यू थे, मैं उसकी प्रिपरेशन के लग रहा था सर। फिर एकदम से एमएससी की मेल आई तो उस टाइम पे मैंने तुझे कुछ सजेस्ट भी किया होगा। हाँ सर, उसने मेरे से कहा था कि आप फ्यूचर में चेंज कर जाओगे। तब आपने कहा था उसको बोलना फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जब तू मुझे ये बता रहा था तब मैं यही सब चीजें सोच रहा था कि ये ऐसा जनरली कोई एमएससी में पूछता नहीं कि फ्यूचर में चेंज कर जाओगे, वो शायद तुझे डराने के लिए सारी चीजें। हाँ सर, क्योंकि फैमिली में सभी इसी जो फील्ड में अंदर शायद रेफरेंस भी दिया था कि हाँ, उसने पूछा था मेरे से कि फैमिली में बताओ, तो मैंने इंट्रोडक्शन में लिख रखा था आई एम फ्रॉम फैमिली ऑफ सीफेरर्स। तो उसने पूछा तो था, फिर उसने बोला था कि तू अपने पापा की कंपनी में क्यों नहीं जा रहा है, तो इसमें क्यों नहीं जा रहा, उसमें क्यों। वो एक्चुअली डराने वाली सारी चीजें होती हैं और कुछ नहीं है। और तेरा रैंक ठीक था, इंटरव्यू भी तेरा ठीक हुआ था, तू बहुत डर रहा था कि सर मेरा। हाँ सर, मेरे को लगो क्योंकि जाते वक्त उसने बोला था मेरे को कि अगली बार दोबारा ट्राई करना, आप और बेटर करना इसको। तब और कहाँ इंटरव्यू दिया था तूने? सर और मैंने सर सोम्स जो यूनिवर्सिटी है, सेंचुरी यूनिवर्सिटी, उसका दिया था। वीशिप्स का भी दिया था मैंने इंटरव्यू। एंग्लो क्यों नहीं दिया? एंग्लो सर मेरा पेपर लेट है, मेरा 16 जून का पेपर था, मैं देने ही नहीं गया इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। फॉर्म लेट हो रहा था सर। फ्लीट वगैरह का? फ्लीट का दिया सर, वो पेपर नहीं निकला, रिटर्न नहीं निकला। रिटर्न नहीं निकला। ठीक है ठीक है। देखो ये सब चीज़ें होती हैं इनिशियली, जब अब हमारे पास समय कम होता है ना आईआरपी बैच में, ये क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें सिर पे पड़ती हैं, करने में दिक्कत होती है। लेकिन अब खैर चलो, अब तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई। जब हम बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो सारी चीज़ें अच्छी। डाउनफॉल कितना ही चलाओ सर, कमबैक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। हाँ, डाउनफॉल कितना भी चलाओ, लेकिन कमबैक तभी होता है जब आप लगे रहो। हाँ सर, ये तो आपका अभी फिलहाल क्या सजेशन है उन बच्चों के लिए जो 12th में है और जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं IMUCT की 2026 में निकालना चाहते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी स्टोरी से वही रिलेट करें। अभी जो 12th में है सर, तो मेरा यही है कि सर स्टार्टिंग से अपने एनसीईआरटी पे फोकस करो और बेसिक्स क्लियर रखो। जो कंसेप्ट है वो क्लियर रखो अपने, क्योंकि क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहती है। क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर रखो, फॉर्मूला रिवीजन अपना रेगुलर करते रहो। और फिजिक्स पे थोड़ा ध्यान दो, जो मैंने ध्यान नहीं दिया फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स पे थोड़ा बंदे ध्यान दे। फिजिक्स और मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट आते हैं। मैंने स्टार्टिंग से केमिस्ट्री थोड़ा मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैंने उसी पे ज्यादा ध्यान फोकस किया। एक्चुअली 50-50 क्वेश्चन भी आते हैं, 50-50 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन ये चीजें आगे जाकर के डीएनएस में भी थोड़ी बहुत यूज होती है, तो इस पे ध्यान देना वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है चलो, तो अच्छा एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन और भी है। अब जैसे तुम हो बेसिकली हरियाणा से, तो हरियाणा से जो क्राउड हमारे पास आता है उनको एक प्रॉब्लम होती है स्पोकन इंग्लिश की। स्पोकन इंग्लिश की थी तुझे? मेरे को नहीं थी सर। नहीं थी क्योंकि तेरा स्कूल वैसा था? स्कूल था सर, और स्टार्टिंग से ही फैमिली बैकग्राउंड भी सर ऐसा रहा है कि सभी मर्चेंट नेवी के अंदर है। मेरे दादाजी इंडियन नेवी में थे, तो स्टार्टिंग से ही रूट्स ही ऐसी रही हैं कि इंग्लिश, और स्कूल में भी हमारे स्पोकन वगैरह का स्पोकन के पीरियड्स लगते थे अलग से। स्कूल में की प्रमोशनल वीडियो बनती थी, उन सभी में मैंने पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग से किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए तुझे वो वाला प्रॉब्लम तो नहीं था। लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, जैसे कई बच्चे आते हैं ना हिंदी मीडियम है, या बोलते हैं हम बंगाल से आए हैं या हम हरियाणा से आए हैं और हमें प्रॉब्लम है,
तेरा क्या सजेशन होगा कि मतलब अगर मैं बोलूँ कि तू 3 एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर जिससे बच्चों का फायदा होगा? सर एक तो सर बुक रीडिंग करनी चाहिए। मैं भी स्टार्टिंग से इंग्लिश बुक रीडिंग करता था, या फिर जैसे कोई मूवी देख रहे हो आप तो इंग्लिश में मूवी देखो, उसमें कई वर्ड आते हैं उसमें समझ में नहीं आते हमें, तो सबटाइटल्स भी हटा दो सर। कई वर्ड हमें समझ में नहीं आते। इनिशियली तो सबटाइटल्स होने चाहिए ना, इनिशियली रहने चाहिए, पर कई वर्ड्स जैसे हमको समझ में नहीं आती है, मूवी इंटरेस्टिंग चल रही है, समझ में आ रही है, बीच में कोई वर्ड समझ नहीं, वो हम सर्च करेंगे, वो देखेंगे, तो इससे काफी बेनिफिट होता है। बुक रीडिंग करनी चाहिए, और एक आपस में दोस्तों में इनिशियल फेज में स्टार्ट करो कि आपस में दोस्त बातचीत करें, आपस में जो कन्वर्सेशन होती है वो स्टार्ट करें, हालांकि हो नहीं पाता है आपस में दोस्तों में। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो आपको साथ में मिल जाए वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये काफ़ी सही एक्सपीरियंस है उन सभी बच्चों के लिए जो अभी 12th में है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अरमान का एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि अरे इसके तो फैमिली में सब लोग मर्चेंट नेवी में थे, हमारे में तो नहीं है। भाई वो एक अलग बात है, आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, काफ़ी सारा तो मटेरियल हमारे यूट्यूब पे ही है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो। मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं समझ में आ रहा हो तो कॉल कर लेना, हम दे देंगे आपको, तो भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट प्रिपरेशन घर पे कर रहे हो, बोर्ड की कर रहे हो, अच्छी तरीके से करो, ठीक है। एंड थैंक्स अ लॉट अरमान, यहाँ पर आकर के ये सारी चीजें शेयर करने के लिए। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब तुम और यश दोनों एक साथ आओगे तो हम एक अच्छा पॉडकास्ट रखेंगे, तीनों सर हम दोनों साथ में आएंगे सर, तीनों का रखेंगे एक साथ। ओके, ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू सर।